A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your geometrical optics. तो आज इसमें हम आपके स्फेरिकल मिरर के स्टार्ट करेंगे. बिफोर दैट वी हैव टू डू अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेन मिरर. तो चलिए आइए, प्लेन मिरर पे एक सवाल है, कंसेप्ट छोटा सा वो करते हैं. सबसे पहले हमें दे रखा है कि हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है. आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल का रिलेशन क्या होगा एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे. ठीक है ना. वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे एट अ पॉइंट. तो आइए इसको करते हैं बेटा. इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए. ठीक है ना. अच्छा, प्लेन मिरर वाला जो पोर्शन, रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है ना, इस साल वहां से हटा दिया गया, आपके बोर्ड से हटा दिया गया है. बट ये जेई में तो आएगा. जेई में यहाँ से सवाल आ सकते हैं. ठीक है. अब देखो यार, तुमको क्या दे रखा है यहाँ पर, मिरर दे रखा है. दिस इज द मिरर विच इज गिवन टू यू. तो आपको ये मिरर दे दिया. मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर वाली सरफेस है और ये नॉर्मल दे दी. क्या दे दी? नॉर्मल दे दी. तो नॉर्मल की डायरेक्शन किसे शो करते हैं हम? एन कैप से शो करते हैं. द डायरेक्शन इज ऑलवेज शोन बाय योर एन कैप. ठीक है ना. मतलब एन नॉर्मल की डायरेक्शन का एन कैप से शो किया हमने यहाँ पर. और यहाँ पर देखेंगे अगर हम ध्यान से, तो इट इज माई रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे. ये मेरा क्या रिफ्लेक्टेड रे है. तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मैंने शो किया बेटा आई कैप से, और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन मैंने शो किया बेटा आर कैप से. ठीक है ना. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमको रिलेशन दे रखा है आई कैप, एन कैप, आर कैप. इसके बीच में हमको एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है. इसके बच्चे में क्या करना है, एक मैथमेटिकल रिलेशन इनके बीच में हमको फाइंड आउट करना है. तो चलिए आइए इसको फाइंड आउट करते हैं. लेट अस फाइंड आउट. ठीक है. तो बच्चा ये बड़े प्यार से देखो यहाँ पर कैसे करना है, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है सवाल इस टाइप का. एक बार देखेंगे. यहाँ से सवाल तुम्हारे जेईई मेंस में भी बन सकता है, सीधा ऑब्जेक्टिव इसके रिजल्ट का. तो इसको देखो कैसे ड्राइव करवा रहा हूँ मैं आपको. तो बेसिकली यू हैव अ आई कैप. अगर ये आई कैप देखोगे, डायरेक्शन मैंने इसको उल्टी कर दी तो ये माइनस आई कैप लिखा जाएगा. अगर मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दी, इसका रेफरेंस लेते हुए मैंने इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी, तो माइनस आई कैप बन जाएगा नहीं बन जाएगा? जल्दी बताओ भाई, क्या बन जाएगा? माइनस आई कैप बन जाएगा हमारा. अगर मैं बोलूं ये एंगल आपका थीटा है और ये वाला भी एंगल क्या थीटा होगा बच्चा? ये वाला भी एंगल थीटा, ये वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा. राइट बच्चा? बिल्कुल. आप मुझे बताओ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? 1 के बराबर. ठीक है ना. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 के बराबर होता है. मतलब हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये. दिस इज वन वेक्टर, दिस इज वन वेक्टर. ठीक है ना. और ये एंगल दोनों के बीच में सेम सेम है. इन दोनों के बीच में एंगल क्या आ रहा है बेटा? सेम सेम आ रहा है. तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, माइनस आई कैप और आर कैप को अगर मैं ऐड करूं, तो क्या एन कैप उसका रिजल्टेंट आएगा नहीं आएगा? अगर आप ध्यान से देखें तो इफ यू ऐड दीज टू, माइनस आई कैप और आर कैप को अगर आप ऐड करो, तो क्या आएगा आपका रिजल्ट? एन कैप के बराबर आएगा. तो हम क्या ले सकते हैं बेसिकली, एन कैप इज नथिंग बट, एन कैप इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स. हम लिख सकते हैं यहाँ पर एन कैप इज रिजल्टेंट ऑफ, एन कैप इज रिजल्टेंट ऑफ तुम्हारा आई, माइनस आई कैप एंड आर कैप. माइनस आई कैप एंड आर कैप का क्या बेटा? रिजल्टेंट है. बेटा आपको आवाज आ रहा है ना सबको? ठीक है. एन कैप इज रिजल्टेंट ऑफ माइनस आई कैप एंड आर कैप का हमारा क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट हो गया. ठीक है. तो ये छोटा सा एक नोट पॉइंट है. मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे यहां पर, अब ध्यान से देखने हमको, इन दोनों का यहाँ पर कंपाउंड कंपाउंड खेल खेलेंगे जरा हम. इसका इसके अराउंड कंपाउंड कितना आएगा बेटा? क्या ये बेटा cos थीटा हो जाएगा? और बेटा इसका इधर की तरफ कंपाउंड कितना आएगा? क्या sin थीटा? अच्छा, माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, तो 1 cos थीटा 1 sin थीटा. सिमिलरली आर कैप का यहाँ पर कंपाउंड कितना आएगा? मॉड आर कैप cos थीटा. मतलब क्या cos थीटा रह जाएगा. और बेटा यहाँ पर ये कितनी वैल्यू आएगी? आर कैप का मॉड इंटू sin थीटा. तो ये कितना हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा. कंपाउंड कंपाउंड आगे नहीं आगे? अब इन कंपाउंड को हम ध्यान से देखें, तो बेटा ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट है आर वेक्टर माइनस, सॉरी आर कैप माइनस आई कैप, आर कैप माइनस आई कैप है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, वो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? जब देखो ध्यान से, वो मैग्नीट्यूड क्या इसके बराबर होगा बेटा? 2 cos थीटा के बराबर. ध्यान से देखेंगे बेटा, तो कितने बराबर होगा? 2 cos थीटा के बराबर हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 2 cos थीटा के बराबर हो जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप एंड आई कैप विल बी इक्वल टू 2 cos थीटा. और ऐसे में अगर मैं ध्यान से देखूं कि आर कैप माइनस आई कैप की अगर मैं डायरेक्शन निकालूं, तो कितना हो जाएगा वो बेटा? 2 cos थीटा इनटू डायरेक्शन एन कैप में. भाई वेक्टर पढ़ रहे हैं अपन,
अपन क्या वेक्टर पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? तो आर कैप माइनस आई कैप बराबर कितना हो गया, 2 cos थीटा इंटू एन कैप के हमारे पास बराबर यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। अच्छा सर, अगर अब तुम ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन तुम्हारी एन कैप की है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ एन कैप, और बच्चा ये वाली डायरेक्शन किसकी है बेटा, ये क्या है तुम्हारा, मैं रेड पेन ले लेता हूँ उसको दिखाने के लिए। ये डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा मेरे पास, माइनस आई कैप हो गई। दिस इज माई माइनस आई कैप, ये क्या है तुम्हारी एन कैप, ये क्या तुम्हारा बेटा माइनस आई कैप है, और ये एंगल कितना है बेटा तुम्हारा थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चा यहाँ पर अगर मैं देखूं तुम्हारा माइनस आई कैप डॉट एन कैप अगर किया जाए, अगर माइनस आई कैप डॉट एन कैप अगर आपका किया जाए तो रिजल्टेंट क्या आएगा यहाँ पर वैल्यू का। ये वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है बेटा, देखो भाई फटाफट से, क्या ये आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 एंगल उनके बीच में cos थीटा, तो बेसिकली cos थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया बेटा, माइनस में आई कैप डॉट एन कैप के बराबर आया नहीं आया, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस में आई कैप डॉट एन कैप के बराबर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है गाइस, अभी हम इतना देखा है, फिर हम इसमें आगे मूव करेंगे। अब क्या कर दीजिए, इसको बोल लीजिए इक्वेशन नंबर कोई फर्स्ट और इसको बोल दिए सेकंड, तो पुट सेकंड एंड वन, पुट सेकंड एंड फर्स्ट, सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, तो यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी तुम्हारी, आर कैप माइनस आई कैप बराबर बन जाएगा बेटा 2 कॉस्ट कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप डॉट एन कैप फिर एन कैप। तो बेसिकली रिजल्ट क्या आ गया तुम्हारे पास यहाँ पर आर कैप का, आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप एन कैप। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर योर relation between directions of R, I and N. A very very important result for you guys. तो इसको याद रखना है, ये रिजल्ट है तुम्हारा। तो अगर तुमको रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन दे दी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन दे दी, तो नॉर्मल निकाल सकते हो, नॉर्मल की दे दी, रिफ्लेक्टेड रे की दे दी, इंसिडेंट रे निकाल सकते हो, इंसिडेंट रे की दे दी, नॉर्मल की दे दी, तो तुम आर कैप भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर वेक्टर अलजेब्रा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वेक्टर अलजेब्रा का, ठीक है ना। तो उसको हम फिजिक्स में करवा रहे हैं, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स जो वेक्टर अलजेब्रा में तुम पढ़ोगे। तो ये ध्यान रखना है रिजल्ट का, तो तुम्हें तो ये रिजल्ट को याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये तुम्हारा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट बेटा, लिख लीजिएगा। लिख लो, फिर इस पे एक सवाल करेंगे। ऐसे क्या बेटा, रिफ्लेक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी सीबीएसई से हट गया है, पर आईसीएसई बोर्ड स्टेट बोर्ड्स में ये सब आ सकता है। यस बच्चे, सीबीएसई में से रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पूरा हट गया है इसी साल के लिए, पर कुछ नमूने ऐसे भी होंगे जिनको अगले साल की तैयारी करनी होगी। है भाई, तुमको पढ़ना पड़ेगा। अरे एमरिक जो भी है ना, या फर्जी उल्टा सीधा मत लिख बेटा, ठीक है। हाँ, तो चलो भाई आगे देखते हैं। हाँ, उनका पूरा रिफ्लेक्शन उठ गया है, पर तुम्हारे जेई मेंस एडवांस में तो ये सब तो आएगा, उनके सिलेबस में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। हाँ चलो यार, हाँ लिख लो लिख लो बेटा, एम्ब्रिक अपने सही नाम से आ जा, नहीं तो मैं तेरे को रिमूव कर दूंगा। EMRIC के जो तेरा सही नाम है ना उससे लॉग इन कर दे, तेरा ये नाम तो नहीं होगा। अगर ये तेरा सच्ची में नाम है तो बेटा आई फील वेरी सॉरी। सर आप पढ़ाओगे ना इसे, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा भाई, मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें जेई के लिए पूरा परफेक्ट लेके चल रहा हूँ एकदम मस्त, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब एम्ब्रिक ही नाम, क्या बात कर रहा है, एनरिके तो नहीं है ये। हाँ चलो भाई, क्वेश्चन देखो अब। सवाल क्या दिया है तुम्हारे सामने, सवाल दे दिया तुमको, सीधा क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन YZ प्लेन मिरर along a unit vector
E one cap equals to 1 by root 3 I cap plus 1 by root 3 j cap plus 1 by root 3 k cap. Find the unit vector along the reflected ray. Find the unit vector along the reflected ray. आपको इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर दे दिया गया है और नॉर्मल रे के लिए आपको बता दी गई है कैलकुलेशन क्या है, मतलब कि प्लेन बता दिया गया है। आपको बताना है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा। रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। करेंगे बेटा। प्लीज डू। हो गया? कर लो जिसका सबको टाइम देंगे ना, करेंगे सब करें। तुमने वेक्टर 3D किस पे पढ़ते हो तुम लोग? 12th में पढ़ते हो ना वेक्टर 3D? हाँ एंड में आएगा, बिल्कुल वेक्टर 3D एंड में आएगा तुम्हारे। यस मैथ्स में। अभी क्या चल रहा है तुम्हारा? डिफरेंशियल क्या चल रहा है? डी, हाँ ठीक है। हर्षित आया क्या? हर्षित? हर्षित तो नहीं आया, फिर क्लास में बाद में आके बोले वो समझ नहीं आ रहा। चलो ओके अमृत, तुम्हारा यही नाम है यार? पता नहीं यार, ये अलग टाइप का नाम सुना है मैंने पहले ही। चलो हटके नाम है। आओ इस सवाल पे फोकस करते हैं। नाम पे तो चलता रहता है, नाम में क्या ही रखा है सर। नाम तो उस दिन बनेगा जब हम कुछ कर दिखाएंगे। नाम तो उस दिन बनेगा जब हम कुछ कर दिखाएंगे, है ना? चलो आओ भाई, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है वाइजेड प्लेन में। तो बेसिकली ये मेरा कौन सा प्लेन होगा? ये मेरा वाइजेड प्लेन होगा। ये मेरा मेरा कहाँ रखा हुआ बेटा? वाइजेड प्लेन में है ना, ऐसे रखा हुआ तो वाइजेड प्लेन में है। तो वाइजेड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरे पास क्या आएगी बेटा? वाइजेड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास क्या आएगी? नॉर्मल आएगी। तो बेसिकली ये मेरा क्या हो गया? एन कैप हो गया। तो मेरे पास जो एन कैप की वैल्यू है वो कितनी आई बेटा? जे कैप के बराबर। द वैल्यू ऑफ एन कैप कम्स आउट टू बी योर जे कैप। और मुझे गिवन है मेरा इंसिडेंट वेक्टर कितना गिवन है? इंसिडेंट रे की जो ई वन ई कैप होगी कितना गिवन है हमको? 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप के बराबर हमको ये गिवन है। दिस इज गिवन टू अस कि आपका रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर अलोंग ए यूनिट वेक्टर वो कितना है? ये वैल्यू दे रखा है आपको आई कैप का। हमको निकालना है आपका डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वो कितनी होगी, आर कैप कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो। पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आर कैप इक्वल्स टू योर आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप एन कैप। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली बात तो हमें यहाँ पर क्या करना है? सॉल्व करते हैं आई कैप डॉट एन को कैप को सॉल्व कर लेते हैं। तो आई कैप हमारे पास है और डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे किसके साथ बेटा? जे कैप के साथ, क्योंकि नॉर्मल
जो तुम्हारा है वो किसके अलॉन्ग है, जे कैप के अलॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी और 1/√3 के बराबर। तो कितना वैल्यू निकल के आ गया, 1/√3 के बराबर निकल के आ गया। पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो आर कैप कितना हो जाएगा, आई कैप। तो आई कैप की वैल्यू तो यही है हमारे पास, सीधे सीधे रख दी, ठीक है ना। और यहां पर वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, माइनस ट्वाइस ऑफ 1/√3 और एन कैप की वैल्यू कितनी है, जे कैप। चलो जी, इसको सॉल्व करना है बस आपको, इसको सॉल्व करना है। देखना सॉल्व कर कितने आएगा ये 2/√3 से ये कट जाएगा पोर्शन। तो बेसिकली जो आपके पास आंसर आ रहा होगा, दिस विल कम आउट टू बी योर -1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, है ना। देख लो यहां से, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेटा एन कैप जे कैप में कैसे आया, अभी बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। आई कैप जे कैप में कैसे आया, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना। अपने को सवाल में क्या गिवन है यार, a ray of light is incident on yz plane along a unit vector इतना, find the unit vector along the reflected ray। तो बेटा ये कौन सी डायरेक्शन होगी, this your I, this is your Z, this is your the y direction, this is x। ओ मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, यस 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 यस, करेक्ट 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 करेक्ट, वाईजेड प्लेन है ना, हाँ गलत हो गया भाई, वाईजेड प्लेन है तो यस, पहले बता देते हुए, वाईजेड प्लेन होगा तो आई कैप डायरेक्शन होगा ना, यस वाईजेड प्लेन है तो आई कैप डायरेक्शन होगा, हाँ जी। ओहो सारी कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ आई कैप लिखना, आई कैप, तो आई कैप होगा, तो यहाँ पर आई कैप आ जाएगा, डू द करेक्शन, और यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, सर फाइनल आंसर यही आ रहा है। हाँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे कर दी, दो वर्ड मिस्टेक, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार चेक कर ले, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप माइनस 2 इंटू 1/√3 आई कैप के बराबर, करेक्शन कर लेना यार, ये आई कैप होगा, बिल्कुल आई कैप होगा, वाईजेड प्लेन है तो वाईजेड प्लेन, हाँ मैंने गलती से वो बना दिया था इसलिए, ठीक है थैंक यू। कौन बच्चा था ये, याना थी, याना ने गलती पकड़ी, रिया नहीं पकड़ी, पर सबसे पहले याना ने पकड़ी, और कोई है सबसे पहले नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो यार, अब देखना जरा आंसर सही है नहीं है, ठीक है ना, एक बार आंसर देख लो आप प्लीज फटाफट से, अभी कोई गलती तो नहीं है ना, हाँ तो ये आंसर हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन पार्ट तुम कर लो, कंसेप्ट का काम मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट वाइज हो गया, कैलकुलेशन तुम देख लेना एक बार, चलो यार, ठीक है। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते तो कर लेना है अपने को, ये नहीं छोड़ दे, हम करेंगे इसको, ठीक है ना। तो इनके लिए फॉर्मुला यूज होता है, ये वाला फॉर्मुला इसके लिए यूज होगा बेसिकली, तो दिस द फॉर्मुला विच विल बी यूज्ड। तो ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है, आपको मॉड्यूल में भी मिल सकता है, ठीक है, प्लीज सी। चलो यार अगला सवाल हमको जो दे रखा था, एक होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने आपको पिछले से पिछली क्लास में दिया था, वो डिस्कस नहीं हुआ था शायद, ठीक है ना, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था कि हमको एक मिरर दे दिया गया है, ये हमको नॉर्मल दे दिया गया है, और हमको एक इंसिडेंट रे दी गई है, जो इंसिडेंट एंगल कितना दे दिया, 20 डिग्री दे दिया, और बोला क्या गया है कि आपको बताना है फाइंड एंगल रोटेटेड बाय मिरर सो दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल। रिफ्लेक्टेड रे क्या बन जाए तुम्हारा, वर्टिकल बन जाए, ये वाला दिया गया था होमवर्क में, और क्लास में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल वाला क्वेश्चन करवाया था, है ना बच्चों। तो इसको एक बार देखते हैं कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आइए एक बार कर लेते हैं इसको, तुम लोगों ने होमवर्क में अटेम्प्ट किया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ पहली बात तो, है ना। तो देखो इसको कैसे करना है, किया नहीं किया तुम लोगों ने होमवर्क में, बिल्कुल चेक करते हैं आप लोग क्या क्या आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल चेक करेंगे। बेटा ये बताओ, अगर यहाँ पर देखो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो ये एंगल कितना होगा तुम्हारा, बेटा क्या ये एंगल भी 20 होगा, दिस विल बी 20 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है, हमने क्या बोला, पहली बार रिफ्लेक्ट करने पर ये आ गई। अब हमने मिरर को रोटेट कर दिया, ये पोजीशन में 1 है, अब हमको क्या करना है, इसको वर्टिकल रखना है। तो वर्टिकल मतलब कैसी होनी चाहिए, रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो मैं येलो लाइन से शो कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे के बाद फाइनली ऐसे अगर बन जाए, क्या बोला गया, वर्टिकल मतलब इस नॉर्मल के अलोंग, तो R2। ये कब पॉसिबल होगा, जब मैं मिरर को कैसे घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सोचना जरा,
ये कब पॉसिबल होगा? जब मैं मिरर को कुछ ऐसे घुमा दूं एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने मिरर कुछ कैसे घुमा दिया आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया बच्चा। हमने तो कैसे कैसे घुमा दिया बेटा? एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है, ठीक है ना? ओके, अब ये निकालना है कितना एंगल घुमाना पड़ेगा। तो जरा सोच यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जरा ध्यान से सोचना बेटा, इसमें रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल घूमी? रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल घूमी बेटा? 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी। तो ऐसे के लिए मिरर कितना घुमा होगा? 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे के लिए 2 थीटा, तो मिरर के लिए थीटा। क्या बच्चों तुमने एक आंसर ऐसे ही निकाला सबने सेम? बोलो बच्चों, क्या आपने यही आंसर निकाला है? हाँ जी बच्चे, बिल्कुल बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अब वर्टिकल में बिल्कुल एक आंसर बिल्कुल सही है, बट क्या बच्चों, वर्टिकल मतलब यही होता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी तो हो सकता है ना? वर्टिकल मतलब तो नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर हमने बोला ये तो एंगल मेरा 20 डिग्री ही है इनिशियल केस में R1। अगर मैं इसको नीचे की तरफ करना चाहता हूं, ये मेरा बन जाए R2, टकराने के बाद कुछ ऐसे चले जाए R2, वो कैसे पॉसिबल है? तो बच्चों तुम्हारे हिसाब से देखते हैं क्या क्या होगा। तुम लोगों ने क्या क्या होगा मुझे पता है, वो उसको मैं यूज करता हूं कि तुम लोगों ने इसमें क्या क्या किया है, एक बार देखते हैं, ठीक है? लेट्स सी यहां पर एक बार। यस यस बिल्कुल 80 डिग्री क्लॉकवाइज आंसर दे रहे हैं काफी बच्चे। एक बार देखते हैं क्या वो सही है भी या नहीं, एक बार देखते हैं क्या वो सही है भी या नहीं, ठीक है ना? बेटा एक बार देखो, तुमने क्या कर रहे होंगे, तुम इसको रोटेट करवा रहे होंगे कि सर ये कुछ ऐसे रोटेट कर जाए, है ना? यही बोल रहे हो ना, R1 R2 बन जाए। तो R1 और R2 के कितना तुम एंगल ला रहे हो? R1 R2 के बीच में कितना लेकर आ रहे हो? क्या 160 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हो? क्या बच्चों आप R1 R2 को एंगल 160 क्लॉकवाइज मूव करवाया, तो ऐसे केस में बच्चा मिरर कितना रोटेट करना चाहिए? मिरर क्या 80 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए? हाँ ना में जवाब देना बेटा। क्या मिरर तुम 80 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ऐसे में मिरर 80 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब कुछ ऐसे आएगा मिरर नया, कुछ मिरर ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो बेटा ये तो पीछे कौन सी साइड आ गई बेटा? इस केस के लिए पीछे कौन सी साइड आएगी? रफ साइड आएगी नहीं आएगी? अगर ये रफ साइड हो जाएगा तो ये पॉसिबल है क्या? अगर ये रफ साइड आ गई पीछे तो ये पॉसिबल है क्या? नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये आपका केस पॉसिबल नहीं है, दिस केस इज नॉट पॉसिबल बच्चा, ठीक है ना? बट सर हमको तो ये केस पॉसिबल करवाना है, हमको तो ये केस पॉसिबल करवाना है, तो कैसे होगा? ये चीज समझ में आ गई। मैंने पिछली बार बताया था आपको, एक बच्चे ने डाउट पूछा था, मैंने डाउट में आपको बताया था कि आप मिरर को देखिए बनाकर, एक बार आंसर सीधे सीधे मत दीजिए, आप मिरर को बना के देखिए एक बार कि सर डॉटेड लाइन किधर आ रही है ना? अगर इसी को हम, अब इसी में हम क्या करें, इसे घुमाएं। अगर अगर मैं इसमें ऐसे क्या बोलूं कि अगर हम इसको घुमाएं कुछ ऐसे, अब ये रे को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊं, किसमें घुमाऊं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने की बात कर रहा हूं, मतलब कि R1 और R2 के बीच में हम दो कितना डिग्री, 200 डिग्री, 200 डिग्री अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएं, तो बेटा जरा सोच मिरर को कितना मूव करवाना पड़ेगा? 100 डिग्री क्लॉकवाइज मूव, एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना पड़ेगा। कितना बेटा? 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुझे मूव करवाना पड़ेगा, राइट बच्चा? अब देखते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। नाउ लेट अस सी इज इट पॉसिबल और नॉट। बेटा देखना, ये अपना मिरर है, ठीक है ना? ये अपना क्या है? मिरर है। इसको एक बार चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल केस है या नहीं, ठीक है? कितना घुमाना है? 100 डिग्री। तो एंटी, क्या ये मैंने 90 घुमाया? अभी कितना घुमा दिया बेटा हमने? 90 घुमा दिया इसको, 90 घुमाया। क्या बेटा 100 घुमाने के लिए 10 डिग्री और घुमा दूं? तो 10 डिग्री और घुमा दिया। बेटा बता क्या ये केस पॉसिबल है नहीं है? रिफ्लेक्टिंग साइड पे आगे नहीं आ गया? तो यस, नाउ इट कैन गो लाइक दिस। अब ये रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है, यहां से टकराकर कुछ ऐसे मूव तुम्हारा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो मतलब दिस इज अ पॉसिबल केस।
दिस इज अ पॉसिबल केस, यस दिस इज पॉसिबल नाउ, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट रे है, ये मेरी R2 हो गई, दिस इज माय R2 नाउ, ठीक है। तो मिरर मेरा, तो ये 100 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी पॉसिबल है। तो बेटा ये तुमको बना बना के देखने पड़ते हैं, डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे, बना बना के देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। You have to see by making all the diagrams. तो दो आंसर आते हैं इसके, एक तो आएगा 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। और एक आंसर आएगा 100 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे भी और 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे भी। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को 350 डिग्री क्लॉकवाइज, और इसको ले सकते हैं हम 200 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। देख लेना गाइस। पीने के लिए प्रत्युष क्या बोल रहा है बेटा? ओके क्लियर है भाई। क्वेश्चन होमवर्क में तुमने ट्राई किया था, 40 आंसर नहीं है, जिसका 40 आते देख लेना एक बार, ठीक है ना। 260 नहीं आ रहा है बेटा, यहाँ पर चेक कर ले, 260 आंसर नहीं है आपका, नहीं आ रहा। चलो आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो अब हम यहाँ पर प्लेन मिरर तुम्हारा होता है समाप्त। प्लेन मिरर के लिए जो जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है वो मैंने पूरा करवा दिया। तो प्लेन मिरर वाला पार्ट यहाँ पर क्या होता है, एंड होता है। अब हम मूव करेंगे स्फेरिकल मिरर की तरफ। तो प्लेन मिरर यहाँ पर क्या होता है, एंड होता है। अब हम मूव करेंगे स्फेरिकल मिरर की तरफ, ठीक है। हाँ जिसको प्रीवियस स्लाइड देखने के बाद देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या? ओहो हो, अरे ये 300, हाँ 260 होगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करवाया करो यार, ये सब काम तुम्हारा है। 100 का कितना बनेगा, 360 बनेगा ना, 260 सॉरी। कैलकुलेशन पार्ट यार तुम्हारा काम होता है यार, ठीक है। चलो अब आगे चल रहे हैं स्फेरिकल कर्व्ड मिरर्स के लिए। अच्छा यहाँ पर तुम लिखना नहीं है, तुमको लिखना नहीं है, तुमको पीडीएफ मिल जाएगा बेटा। यू डोंट हैव टू राइट, यू विल गेट द पीडीएफ। आप पीडीएफ मिल जाएगा, अदरवाइज ज्यादा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, बाद में इसको काम करना, अभी के लिए नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि ये सब हमने बचपन में पढ़ रखे हैं स्फेरिकल मिरर के थोड़े थोड़े पार्ट, तो मैं उसको आपके नोट्स बना दूंगा, आपको दे दूंगा डेफिनेशन क्या क्या होती है, ठीक है ना। ओके चलो यहाँ, अच्छा ये बताना जब मुझे, यहाँ पर कितने बच्चे सीबीएसई से हैं, मतलब सॉरी कितने बच्चे सीबीएसई के अलावा वाले बोर्ड के हैं। जिन बच्चों का सीबीएसई बोर्ड नहीं है वो बताओ जरा मुझे, कितने बच्चे हैं यहाँ पर। एक बार यस बटन प्रेस करो, ऑल दोस हु आर फ्रॉम बोर्ड्स अदर देन सीबीएसई प्रेस द यस बटन। सीबीएसई के अलावा जो बच्चे हैं वो यस बटन प्रेस करो। ओके 3-4 ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ हाँ यस ओके कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, पढ़ाया सब कुछ जाएगा आपको, सारी डेरिवेशन होंगी, सब कुछ होगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। हाँ अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, स्फेरिकल कर्व्ड मिरर के बारे में हम एक बार देखते हैं, ठीक है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन योर स्फेरिकल कर्व्ड मिरर के बारे में। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, तो आप परेशान नहीं होंगे यहाँ पर। आओ मैकेनिक्स के साथ जो सवाल होंगे आपको करवाए जाएंगे, पर अभी नहीं, बाद में करवाऊंगा एट द एंड, ठीक है ना। आज यहाँ पर पहले बेसिक्स कर लेते हैं अपने प्रॉपरली। कर्व मिरर जो दे दिया हमको, बेसिकली कैसे लिया जाता है, स्फेरिक हॉलो स्फेरिकल पोर्शन से काटा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, आपका ना एक बॉल होती है, बाउल होता है, एक बड़ा स्फेयर होता है, ठीक है ना। एक स्फेयर लिया जाता है, वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ग्लास का स्फेयर। स्फेयर कैसे होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, ठीक है ना। ये सब अपने को पता है, ग्लास का तुम्हारा हॉलो स्फेयर बना हुआ है, उसको तुमने काट दिया, तुमने क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया। देख कट क्या है, इसके अबाउट तुमने कट कर दिया, तो तेरे को एक कटोरी टाइप की मिल जाएगी। तुमको एक क्या मिल जाएगा बच्चा, एक कटोरी टाइप की मिल जाएगी। जो यहाँ पर शेडेड पोर्शन है ना, तुम देख पा रहे हो, तुमको यहाँ पर कटोरी टाइप की मिल जाएगी, ठीक है ना बेटा। और इस स्फेयर का सेंटर जो होगा उसको नाम दिया जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिया जाएगा बेटा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दिया जाएगा। दिस विल बी नोन एज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस होगी r, इसको नाम दिया जाएगा बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको नाम क्या दिया जाएगा,
रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये लाइन जो यहाँ से पास कर रही है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, ठीक है ना। अब देखो, अब तुम्हारे पास बेसिकली इतना सा तुम्हें कर्व्ड पोर्शन दिखा होगा। क्या ये तुमको कुछ कर्व्ड पोर्शन दिख रहा है तुमको? ये यहाँ पर पॉलिशिंग कर दी गई, यहाँ पर क्या कर दी गई बेटा? पॉलिशिंग कर दी गई है, ठीक है ना। तो ये पोर्शन क्या कर दिया तुम्हारे यहाँ पर? पॉलिश कर दिया। देखो इतना पोर्शन तुम्हारे क्या कर दिया? यहाँ पर पॉलिश कर दिया गया है। तो ये इधर की साइड दिस इज रिफ्लेक्टिंग, ये वाली साइड क्या बन गई तुम्हारी? रिफ्लेक्टिंग बन गई है। दिस साइड इज योर रिफ्लेक्टिंग। अब अगर ये रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ आ रही है तो इसको हम नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। क्या नाम देते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर नाम देते हैं। अब काफी बच्चे कॉनकेव का नाम याद करने में घबराते रहते हैं, दिक्कत होती है। तो याद रखो कि तुम ऑब्जेक्ट बन के अगर यहाँ बैठोगे तो तुम एक गुफा के अंदर बैठ गए, छुप गए उसके अंदर, केव जैसा शेप है तो कॉनकेव आ गया। और अगर तुमने इसको क्या कर दिया? तुमने शेड कर दिया, देखिए मिररिंग सिल्वरिंग कर दी, इसकी पीछे की तरफ करी है, बाहर का तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दी, तो बच्चा इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे बेटा? हम इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो तुम्हारा क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हो गया तुम्हारा? कॉनकेव मिरर हो गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये तुम्हारा हॉलो स्फेरिकल ग्लास से चीजें ली गई है बेटा, ठीक है। छोटी सी पॉइंट है, चले आगे यहाँ पर। अब बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान नहीं होना है आपको। अभी लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, जब लेंस पढ़ेंगे तो लेंस के बारे में देख लेंगे, अभी लेंस के बारे में बात ही नहीं कर रहे। और मुझे इतना पता है कि तुमने ये सब चीजें क्लास 10 में पढ़ रखी हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। आई नो ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास आल्सो। अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन ये सब तुम्हें 10th क्लास में पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं। तो डेफिनेशंस क्या होंगे बेटा? पोल, तुम्हारा क्या होगा? पोल। तो बेसिकली पोल क्या होता है तुम्हारा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उसको हमने क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। बट इसमें क्या करते हैं? खास बात लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं इसमें? खास बात क्या लेंगे बेटा? सीबीएसई में इस साल के लिए रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। फॉर दिस ईयर रिफ्लेक्शन टॉपिक हट चुका है आपका सीबीएसई से, ठीक है ना। आओ पोल वाले पॉइंट पे देखो क्या करना है तुमको। पोल के लिए क्या होता है? इट्स अ वैल्यू। हाँ, जे में आएंगी चीजें ना। तो एक पोल में क्या होगा तुम्हारे लिए? पोल ऐसा पॉइंट होता है जहां से v का वैल्यू, u का वैल्यू, f का वैल्यू कैलकुलेट करना क्या हो? इजी हो। देखो एक ऐसा पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर मिरर की जहां से तुम v का वैल्यू, u का वैल्यू, f का वैल्यू क्या कर सको? इजीली कैलकुलेट कर सको, उसको हम पोल बोलते हैं। मतलब सर क्या मैं इसको पोल बोल सकता था? बिल्कुल, ये भी पोल है, ये भी पोल है, ये भी पोल है, ठीक है ना। बट आप मुझे सोच के बताओ सबसे आसान वाला पॉइंट कौन सा होगा 1 2 3 में से, जिससे मैं u v f की वैल्यू निकाल सकूं प्रिंसिपल एक्सिस पे? क्या 1 वाला? तो हम ज्यादातर पोल इसको ले लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये पोल नहीं हो सकते, हाँ ये पोल हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक डेफिनेशन ज्यादातर ये भी दी जाती है कि आप मिड पॉइंट ले लो मिरर का। क्या ले लो? मिड पॉइंट ले लो मिरर का। अच्छा जरा ये सोच के बताना, मैंने क्या किया ना, मैंने एक छोटा सा पोर्शन इसका गायब कर दिया, मैंने छोटा सा पोर्शन इसका गायब कर दिया। देखो ये वाला पोर्शन, मैंने ये पोर्शन गायब कर दिया। तो क्या अभी भी ये पोल नहीं लूंगा क्या मैं? बच्चा क्या अभी भी मैं ये पोल यही रखूं या चेंज कर दूं? क्या मेरा पोल चेंज हो जाएगा? अब अगर मिरर खाली इतना सा रह गया तो बच्चा पोल क्या चेंज हो गया? नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करने के लिए तो पोल यही रखेंगे ना भाई। तो एक ऐसा पॉइंट जहां से मेरा यू वी एफ इजीली कैलकुलेट हो सके, हम उसको पोल बोलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? पोल बोलेंगे, ठीक है बच्चे। वी विल से दैट टू बी आर पोल बेटा। चलो नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल सेक्शन। फर्जी है, फर्जी मतलब क्या? ये जो रीजन है ना mm डैश रीजन, इसको बोल दिया प्रिंसिपल एक्सेस सेक्शन, उसको बोल दिया हमने प्रिंसिपल सेक्शन बोल दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो वाला स्फेयर जहां से ये मिरर लिया गया, स्फेरिकल मिरर, उस स्फेयर का सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो वाला स्फेयर की रेडियस जहां से ये मिरर काटा गया है। प्रिंसिपल एक्सेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करेगी, उसको क्या नाम दे दिया गया बेटा? प्रिंसिपल एक्सेस नाम दे दिया गया। उसको क्या नाम दे दिया गया बेटा? प्रिंसिपल एक्सेस नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। ओके सर। प्रिंसिपल फोकस क्या है बेटा? प्रिंसिपल फोकस क्या है बेटा तुम्हारा? वो वाला पॉइंट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर कोई अगर रे टकराने के बाद, पैरेलल रे टकराने के बाद आएगी, ठीक है ना। अगर कोई तुम्हारा रे आ रही है इंफिनिटी, ऐसा सोचो, इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, और वो टकराने के बाद जिस पॉइंट पर
जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे बेटा। अब यहां से जो ये यहां तक की लेंथ होगी, पोल से लेकर फोकस तक की लेंथ, पोल से लेकर फोकस तक की लेंथ को हम क्या नाम देते हैं बेटा? फोकल लेंथ नाम देते हैं। हम क्या देते हैं इसको? फोकल लेंथ बेटा नाम देते हैं, ठीक है ना। द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल इज बेसिकली रिटन एज योर फोकल लेंथ, एफ हम लिखेंगे बेटा। अब मेन बात आती है अपर्चर क्या होता है। नाउ द नेम अपर्चर क्या होता है उसको समझो। अपर्चर क्या होता है समझते हैं। ये तुमने 10th क्लास में पढ़ रखा है यार, तो थोड़े से स्पीड हम तेज रखेंगे। पहली बता रहा हूं, दिस वी हैव स्टडीड इन योर क्लास 10th एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। तो थोड़ा सा देखो पुराना। हाँ, अपर्चर क्या है बेटा, यहाँ जरा समझना बेटा। ये देखो अपर्चर ना बेसिकली क्या होता है, रीजन होता है। ये तुम्हारा बाउल है, ये स्फेरिकल मिरर है, उसका ये रीजन है। तो ये पूरा एरिया क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग होगा बेटा। ये पूरा जो यहाँ पर एरिया होगा, ये अंदर की तरह बाहर की, अंदर की तरह पूरा रीजन में क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो इसका इफेक्टिव डायामीटर, इसका इफेक्टिव डायामीटर, इफेक्टिव डायामीटर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? एम डैश, ये वाला रीजन, ये एम डैश इफेक्टिव डायमीटर तुम्हारा कहलाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अपर्चर हो जाएगा। तो ये वाला जो है ना, ये बेसिकली क्या हो गया? अपर्चर हो गया। ये बेसिकली क्या हो गया बेटा? तुम्हारा अपर्चर हो गया, ठीक है। ओके गाइस, तो दिस इज बेसिकली अपर्चर। तो एरिया इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर, जिस एरिया से तुम्हारा लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका बेसिकली तुम्हारा इफेक्टिव डायमीटर को हम बोलते हैं अपर्चर। ये कभी कैलकुलेट करने के लिए तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तो उसके लिए तुम परेशान मत हो, ठीक है। चलो, फोकल प्लेन, एनी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू फोकस और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये हो गया, ठीक है ना, जैसे ये हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अपर्चर। कुछ नहीं है बेटा, जितना भी तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका इफेक्टिव डायमीटर को हम क्या बोलते हैं बेटा? अपर्चर बोलते हैं। तो एम डैश यहाँ अपर्चर कहला सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट मूव करते हैं अब आगे। आओ आगे चलते हैं। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट इज योर पैरेक्सियल रेस, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। पैरेक्सियल रेस की बात करते हैं। पैरेक्सियल रेस में क्या होता है बेटा? वो वाली रेस जो तुम्हारा स्मॉल एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, वो वाली रेस जो नॉर्मल के साथ स्मॉल एंगल बनाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? आपका बोलेंगे उसको हम पैरेक्सियल रेस बोलेंगे। अब इसको समझने के लिए छोटा सा मैं एक पॉइंट बता रहा हूं तुमको। यहां देखो, क्या ये स्फेयर है? इस स्फेयर से अगर मैं कोई भी बाहर ले जा रहा हूं रे, तो मुझे बताओ क्या ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी? तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ा होगा, स्फेयर पढ़ा होगा, तो क्या ये रेस परपेंडिकुलर होंगी? अच्छा, अगर इसी में हम ध्यान से देखें, अगर ये मेरा क्या हो गया, मान लो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल बोलते नहीं बोलते? तो कोई भी अगर कोई भी रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, मतलब वो कौन सी लाइन है? नॉर्मल होती है। कौन सी लाइन है? नॉर्मल है। तो मुझे बताओ, क्या प्रिंसिपल एक्सिस भी एक टाइप की नॉर्मल है नहीं है? क्या प्रिंसिपल एक्सिस भी एक टाइप की बेटा नॉर्मल है या नहीं है? यस, बिल्कुल सही। तो यहां पर तुमने क्या किया? एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखी है। यहां पर तुम्हारे पास क्या है बेटा? एक नॉर्मल है, दिस इज योर नॉर्मल। अब ये वाला जो एंगल थीटा, थीटा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां बात करें थीटा क्या है? कायदे से एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये स्मॉल है, अगर ये स्मॉल है, तो हम बोलते हैं इसको पैरेक्सियल रेस। क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल रेस। सर ये एंगल छोटा बनेगा कैसे? तो इस एंगल को छोटा बनाने के लिए मतलब अपर्चर को छोटा रखा जाता है। इस एंगल को छोटा रखने के लिए अपर्चर को स्मॉल रखा जाता है। तो पैरेक्सियल रेस की कंडीशन, कंडीशन फॉर पैरेक्सियल रेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां से सवाल आ रखा है कंडीशन क्या होती है पैरेक्सियल रेस की। तो लिख लो भाई एक बार फटाफट से। पहली कंडीशन होगी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल थीटा। सेकंड कंडीशन होगी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड कंडीशन होगी अपर्चर छोटा होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्टिंग एरिया कम हो।
ये कंडीशंस हैं, ये याद रखना। और हमारे सिलेबस में पैराक्सियल रेज ही हैं। फॉर आवर सिलेबस वी हैव पैराक्सियल रेज ओनली। हमारे सिलेबस में पैराक्सियल रेज ही है बेटा। ओके गाइस, तो इन आवर सिलेबस वी हैव पैराक्सियल रेज ओनली। चलो सर, अब सर मार्जिनल रेस क्या होती हैं? अगर तुम्हारा कोई भी रे पैराक्सियल रे के अलावा मार्जिनल रेस होगी, तुम्हें कितना एंगल छोटा उसके बारे में बात नहीं करनी, तुमको सीधे सीधे देखना है कि पैराक्सियल रे सिलेबस में तुम्हारे हमेशा होती है, बस। ठीक है ना, हमारे सिलेबस के लिए तो हिसाब से तुम्हें यही देखना कितना एंगल, उसके बारे में बात नहीं करनी। मार्जिनल रेस सीधे सीधे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए हम बात करें मार्जिनल रेस। ठीक है ना। चलो, अब हम जब रे डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम बड़ी फिगर बनाते हैं तो हमारा एंगल बड़ा लगेगा, बट वो हमारा बड़ा एंगल है नहीं, हमारे लिए वो क्या है, पैराक्सियल रेस ही है। ठीक है बच्चे, तो इंपॉर्टेंट है पैराक्सियल रेस ही तुम्हारे क्या है बेटा, सिलेबस में। तो पैराक्सियल रेस इज ओनली पार्ट ऑफ सिलेबस, ये हमें सिलेबस में नहीं है तो हम ये बात भी नहीं करते इसके बारे में। चलो, हाँ, सारे नोट्स तुमको पीडीएफ में मिल जाएंगे। यू विल गेट द पीडीएफ जस्ट आफ्टर द क्लास। क्लास के 15-20 मिनट में तुम्हें पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज योर साइन कन्वेंशन। मिरर्स में साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, आइए बात करते हैं। ठीक है ना, मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं पहले बात करते हैं। तो मिरर में साइन कन्वेंशन लेने के लिए सबसे पहला नोट पॉइंट आपके सामने जो है, वो देखो, वरदान क्या लिख रहा है पता नहीं आ रहा चैट में, कुछ भी मत लिख भाई। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी ये लिखो फिर डाउट लेंगे। डायरेक्शन जो इंसिडेंट रे की होगी वो हमेशा क्या होगी, तुम्हारी पॉजिटिव होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर तुम्हारी इंसिडेंट रे, अब ध्यान से देखो, इफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये आ रही है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, तो ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव साइड, और इधर की साइड क्या हो गया, नेगेटिव साइड। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है एरो की डायरेक्शन में, तो दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी योर नेगेटिव। ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ज्यादातर बच्चा क्या करता है, राइट हैंड साइड को प्लस ले देता है, जरूरी नहीं है। तो अगर इंसिडेंट लाइट, ये फर्स्ट केस है हो गया और ये सेकंड केस हो गया, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को तुम क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक है ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो यहाँ पर भी लिखा है सेकंड पॉइंट में, डिस्टेंसेस मेजर्ड, देखो लिखा है, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन टू बी पॉजिटिव। डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन टू पॉजिटिव। लाइट मतलब इंसिडेंट रे। ओके, अब सारी डिस्टेंसेस तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नापी जाएंगी और आर मेजर फ्रॉम पोल। तो डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल, तो तुम्हारे लिए पोल क्या हो गया, हमेशा ओरिजिन। तुम्हारे लिए हमेशा पोल क्या सेट करेगा, पोल विल एक्ट एज एन ओरिजिन, और तुम्हारा सारी डिस्टेंसेस विल मेजर फ्रॉम द पोल। पोल से तुम सब चीजें मेजर करोगे। ठीक है बेटा, ओके। ऑल्सो अगर तुम हाइट्स की बात करोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ वाली हाइट पॉजिटिव, नीचे की तरफ वाली हाइट बच्चा नेगेटिव होगी। ओके सर, अब फोर्थ पॉइंट इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस, नॉट इंपॉर्टेंट। ये वाला पॉइंट नॉट इंपॉर्टेंट, ये फर्जी पॉइंट है, यहां लिख दिया है। क्या लिख दिया है, जहां जहां पॉसिबल हो, तो यहां इन्होंने ये भी लिख दिया, जहां जहां पॉसिबल हो वहां वहां तुम रे को लेफ्ट टू राइट लेकर आओ। जरूरी है क्या, ये जरूरी नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट कंपल्सरी। पॉसिबल लिखा है। उन्होंने बोला है कि अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेना, तो इंसिडेंट रे के लिए तुम क्या करो, लेफ्ट टू राइट की तरफ लेकर आओ। ठीक है ना, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नीचे वाली बेटा क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक है ना, बस यही तुम्हारे रूल्स हैं, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। अपने हिसाब से कोई भी रूल मत बनाओ, इसके हिसाब से अपने हिसाब से कोई भी रूल नहीं बनाना। ये ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव। अगर इंसिडेंट रे देखो, अगर इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आ रही है,
इंसिडेंट रे कुछ ऐसी आ रही है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये तो नेगेटिव ही रहेगा। ये वाली डायरेक्शन, इधर वाला क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। अगर इंसिडेंट रे कुछ आपकी ऐसी जा रही है तो ये तो वाई डायरेक्शन वाला कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, अगर इंसिडेंट रे कुछ ऐसी आ रही हो, इंसिडेंट रे कुछ ऐसी आ रही है और ये मेरा मिरर है, ये क्या है, मेरा मिरर है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव। ऊपर वाले तो हमेशा पॉजिटिव, नीचे वाला हमेशा नेगेटिव। दैट्स इट। एक्स डायरेक्शन में ही तुम्हें देखना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अपने मन मर्जी से इसको मत चेंज कर देना कि ये वाई वाले भी चेंज कर दिए, ये तो फिक्स है। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारा साइन कन्वेंशन हो गया। अब ये साइन कन्वेंशन तुमने 10th क्लास में पढ़ा था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बेटा रे की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तब भी, रे की डायरेक्शन कुछ ऐसी है तब भी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, वैसे नेगेटिव। अरे यार तुम कुछ भी सवाल बनाने लग जाते हो, इसको रोटेट कर देना यार। इतनी अच्छा ऐसा इतना दिमाग लगा रहे हो ना तुम, वर्टिकल हो तो क्या होगा, तो इसको रोटेट कर, ये पकड़, इसको रोटेट कर, अपने हिसाब से आंसर देख क्या होगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है। जब भी दिमाग में कोई दर्द हुआ ना तो रोटेट करना देख लिया करो। वर्टिकल डाउनवर्ड लेनी है, ले, तो मिरर भी तो ऐसा होगा ना। अब इसमें रे तू ऐसे गिराएगा तो फायदा क्या है बेटा, यहाँ पर क्या रहा, मैं रे ऐसे गिराऊंगा तो रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। पीडीएफ में मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है साइन कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलो भाई, रूल्स फॉर प्लॉटिंग द इमेजेस। पैराक्सियल रेस ही सिलेबस में, तो पैराक्सियल रेस की बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, तुमने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े थे। पहला क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रे लेकर आओगे तो फोकस से पास करेगी। अगर इंसिडेंट रे तुम्हारी पैरेलल है किसके बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। फर्स्ट रूल जो हमारे पास है। सेकंड क्या बोलता है बेटा, अगर फोकस से कोई इंसिडेंट रे होगी, फोकस से कोई इंसिडेंट रे होगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर फोकस से कोई इंसिडेंट रे जा रही होगी तो वो बेटा तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मुझे बताओ, क्या ये पॉइंट क्लास 10th से पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? हाँ जी, क्या ये पॉइंट तुमने पढ़े नहीं पढ़े थे? और बेटा कोई मुझसे प्लीज ये मत पूछा करो कि सर ये सीबीएसई में है नहीं है, मुझे नहीं पता। बार बार तुमने एक ही तरह लगाया, सर सीबीएसई में है, जेई में है। बेटा क्या ये चीजें तुम्हारे जेई के सवाल सॉल्व करने के यूज नहीं होंगी? क्या ये सब सवाल सीबीएसई में सवाल सॉल्व करने के नहीं यूज होंगे? बताना जरा, पीछे ही पड़ गए हो। सर क्या सिलेबस में, क्या सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पढ़ाओ, सिलेबस के बाहर का मत पढ़ाओ। जेई में तो आएगा ना ये सब। बेसिक्स ही नहीं पता तो कैसे काम चलेगा? सब 10th क्लास में तुमने ये सब चीजें पढ़ रखी है, उसको रिवाइज करवा रहा हूं मैं। अदरवाइज जरूरत भी नहीं होती, सीधे होता है कि यहाँ पर ये पढ़ रखा है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं सीधे। अब पीडीएफ में तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने लिखा हुआ है पहले भी, तुमने ये सब तुमने पीडीएफ में पढ़ रखा है बेटा। पीडीएफ में देख लेना ये सब पॉइंट्स। तो ये पॉइंट क्या है बेटा, अगर तुम्हारा कोई रे फोकस से पास करेगा तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। ये तुमने 10th में एज इट इज पढ़ा था रूल। थर्ड रूल कोई आईसीएससी वाला होगा तो उसने 7th या 8th में लिखा हुआ होगा। तो ये तो आते हैं अपने को, इसको क्या लिखना, आपको पूरी स्लाइड मिल जाएगी। अब क्या पूछा, क्या बोला है देख, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास कर रही हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे क्या वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी, होगी, सॉरी इंसिडेंट रे के अलोंग होगी, नहीं होगी, हाँ, नॉर्मल रे के अलोंग। दोबारी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली नॉर्मल के अलोंग होगी, नहीं होगी? अगर नॉर्मल के अलोंग होगी तो ये पलट के वापस, तो ये पलट के वापस आ जाएगी, क्या होगी, इसके अलोंग वापस आ जाएगी। ठीक है ना?
अदिति अभी मैं वो सब बताऊंगा, रुके रहो, मैं सब बताऊंगा अपने आप ही, ठीक है अदिति? कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, रुके रहो, मैं बताऊंगा सारी चीजें। तो ये पॉजिटिव एक्शन, यहां पर देखो, यहां पर ये रे गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी अलोंग नॉर्मल। अगला केस, अगर कोई रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे पोल पर गिर रही है, तो बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्ट एज अ नॉर्मल ओनली। क्या प्रिंसिपल एक्सिस में नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी, नहीं करेगी? तो अगर ये आई है, ये आर है, तो एंगल आई भी कितने बराबर हो जाएगा? एंगल आर के बराबर हो जाएगा। वाह सर वाह, क्या रूल बताया है? ये रूल तो सर हमने सब आते हैं, ये सब फर्जी रूल हैं। ये सब तुमने बचपन में पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे हैं, बस मैं ये जानना चाहता हूं। क्लास 10 सब पढ़ तो रखे हैं सब, पर ऊपर से उड़ जाता है, ऐसा है क्या? हाँ हाँ। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें, इसमें हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्वेश्चन वोश्चन करवाऊंगा यहाँ पर मैं, मस्त मस्त जो अच्छी चीजें वो करेंगे ना अपन, जो नए नए कंसेप्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा इसको हम तेज ले जाते हैं क्लास को, ठीक है? हाँ बेटा, 10वीं के बाद 11वीं में आती है ना, बहुत बड़े हो ऐसी फीलिंग आती है, आती नहीं आती? सर हम बड़े हो, मम्मी को भी बोलता हूँ, अरे मैं बड़ा हो गया, मुझे परेशान मत किया करो, है ना? हाँ, 8th में ही पढ़े थे बिल्कुल। आ जाओ, अब यहाँ पर आओ, असली चीज अब पढ़ना शुरू करेंगे, अब असली चीज हम पढ़ेंगे अब, ठीक है ना? अब तुम्हारा एग्जाम टेस्ट होगा, तुमसे पूछा जा रहा है फोकस और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकस एंड आर? बताओ भाई, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर? कोई बच्चा ऐसा जो बोलना भी चाहता हो क्लास में, मैं अनम्यूट होकर आंसर बताऊंगा सर, वो भी बता दे। क्या तुमने रिलेशन यही बोल रहे हो, एफ टू आर बाई टू? क्या तुम मुझे यही जवाब दे रहे हो, एफ टू आर बाई टू समथिंग? बोलो बच्चों, कितने लोगों को यही रिजल्ट लगता है? ए फॉर यस, बी फॉर नो, सी फॉर पता नहीं। मार्क करना पोल पे जरा आंसर। ए फॉर यस, बी फॉर नो, सी फॉर पता नहीं, डी फॉर हमें क्या? हमें क्या? डी फॉर मतलब हमें क्या, हमें मतलब नहीं है, भाड़ में जाए। ठीक है, चेक बताओ, ये ऑप्शन बताओ। और जो बी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं ना, वो बताओ फिर है क्या? ठीक है, जो बी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं, बी बॉम्बे वाला, कि नहीं सर एफ को वो है क्या? ये पढ़कर तुम बचपन से यही आए हो, तुमने कहीं कुछ पढ़ा होगा तभी बोल पा रहे हो, है ना? तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, चलो कोई बात नहीं, पोल एंड कर दें भाई? 10 बच्चे कुछ ऐसे रह गए अभी भी नहीं डिसाइड किया। दिक्कत क्या आती है तुम्हें पोल पे मार्क करने में भाई? देखो, ओहो हो, ए बी सी डी, अच्छा सी डी वाले भी है, डी वाले हमारे पे है, अरे क्या मतलब, जाने दो भाई, हो रहा जो हो रहा है, ठीक है? तो देखो तुम लोगों ने बेसिकली ए ऑप्शन मार्क किया है, एक बार देखते हैं कि है क्या असलियत में, ठीक है? लेट अस सी असलियत होती क्या है। अब बड़े क्लास में आ गए ना, तो समझते हैं चीजें होती क्या है। अब और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, समझेंगे। बेटा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर गिवन है, इट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला है बेटा? एक चीज मुझे आप सोच के बताना, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही होगी, अगर कोई एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हो गई, तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्या वो नॉर्मल के अलोंग होती नहीं होती? हाँ, किसके अलोंग होती है? वो नॉर्मल के अलोंग होती है, ठीक है बेटा? ओके, तो हमने यहां से एक लाइन ली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा, मान लो। मैं फिगर बढ़िया से बनाऊंगा जिससे तुम्हें समझाने मजा आए मुझे, ठीक है ना? तो ये लाइन कौन सी होगी बेटा मेरी? ये मेरी कौन सी लाइन है? बेसिकली नॉर्मल है। ये क्या बेटा? नॉर्मल, दिस इज माय नॉर्मल लाइन। अच्छा, हमने क्या बोला कि हम एक लाइन लेकर आ रहे हैं which is parallel to principal axis and coming from infinity,
एक लाइन लेकर आए जो इन्फिनिटी से आ रही है, कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, और पैरेलल टू क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो आ रही है इंसिडेंट रे। हमने बोला ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, हमने बोला ये एंगल कितना होगा बेटा, थीटा होगा। तो बेटा ये थीटा एंगल पे ही टकराने के बाद कुछ ऐसे मूव कर जाएगी, जरा बोलता हो, क्या ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे होगी, नहीं होगी? ये इंसिडेंट रे है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, और क्या ये वाला एंगल भी मेरा थीटा ही होगा? क्या ये वाला एंगल भी मेरा मेरा थीटा होगा? और ये प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन है, दिस इज माय पी, ए प्रिंसिपल एक्सिस है ये मेरा। तो ये अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे वाला पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, फोकस नाम दे देंगे। कोई दिक्कत है बेटा अभी तक? क्या हो गया, ये फोकस हो गया। ओके बेटा, कोई भी दिक्कत है अभी तक? हाँ जी, नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी बताएं सोच के। व्हाट विल बी दिस एंगल, सब लोग बताओ। ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना, ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना, थीटा के बराबर। ये एंगल कितना बन गया, थीटा के बराबर बन गया। बेटा ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल सी एफ, यहां पर इस पॉइंट को नाम दे दो एम, इस पॉइंट को नाम दे दो एम, इस पॉइंट को नाम दे दो एम। बेटा ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल सी एम एफ, ये क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, एफ सी एम वाला ट्राइंगल? क्या बेटा ये आइसोसेलेस दिख गया, दिख गया? अच्छा बेटा यहां पर ध्यान दे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, तो ऑब्वियसली बात ये क्या होंगे, ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन बीच में खींची, थीटा थीटा नहीं होंगे? टू थीटा कहां से दिख गया भाई? ये क्लास 10वीं पढ़ते हैं ना, ऑल्टरनेट एंगल टाइम से पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं ये सब, ट्राइंगल ट्राइंगल पैरेलल लाइंस ये सब 7वीं से पढ़ते हैं। ओह सॉरी सॉरी। तो बेटा क्लास 7वीं की क्लास चलती है अवंती में, वहां जाके देखो प्लीज, क्लास 7वीं में एडमिशन ले लिया जाए, वहां पर ये चीजें पढ़ाई जाए, उसकी वीडियो जरूर देखी जाए बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है। चलो, तो ये थीटा, ये थीटा। अब ये ट्राइंगल क्या हो गया बेटा, आइसोसेलेस। अब हो सकता है दर्द हो, अब दर्द होगा। मैंने ना यहां से परपेंडिकुलर लाइन डाली, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। सर दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हुआ? सर 7वीं कक्षा, कक्षा 7 या 8? हाँ, तो ये पॉइंट को ले लो, ये सी, ये एम, ये तुम्हारा एफ हो गया, इसको ई ले लो, इस पॉइंट को ले लो, ई ले लो बेटा। तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, इक्वल हो गई। अच्छा मुझे बताना, ये सी से एम की दूरी क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है? क्या सी एम, ये देखो पूरा सी एम, क्या सी एम तुम्हारे बराबर आर के होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के? सी से एम की दूरी क्या आर के बराबर है? बिल्कुल। क्या बेटा सी से इस पॉइंट को नाम दे दो पोल, ये पी नाम दे दो पोल, क्या सी से पी भी आर के बराबर होगा, सी से पी भी? बोल बच्चे। यस सर, ओके सर, बिल्कुल बढ़िया। मैंने क्या बोला, सी एफ को डी ले ले, मैंने बोला सी एफ जितनी दूरी को क्या लिख लो, डी लिख लो, सी एफ तक दूरी क्या लिख लो, डी ले लो बेटा। तो सी से एफ की दूरी कितनी ले ली, डी ले ली। तो मुझे बताओ एफ पी कितना बन जाएगा, एफ पी, तो मुझे बताओ एफ पी कितना बन जाएगा? अगर मैंने बोला सी एफ डी है, तो एफ पी कितना बन गया? क्या सीपी में से सी एफ माइनस कर दो, मतलब आर माइनस डी के बराबर? क्या ये तुमको बचपन में बड़ा बड़ा ज्योमेट्री यूज करवा रहे, नहीं करवा रहे? तुम ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं बेटा, बस हम ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं हम? ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं। ओके सर। अच्छा अब मुझे बता, ये साइड कितनी हो जाएगी, सी से ई की साइड कितनी हो जाएगी? द वैल्यू फॉर सी कितना हो जाएगा, सी से ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या r/2? बेटा मैंने C2F को D बोला है, तो ये FP कितना हो जाएगा बेटा? ये टोटल R है, R में से D माइनस कर दूं? मोहित तुम बोल रहे हो बच्चे कक्षा 7 नहीं पढ़ के आए, एग्जाम पास करने के लिए उन्होंने 500 रुपए की पत्ती लगाई थी क्या मोहित? चलो, तो टोटल में से माइनस कर दिया, R माइनस डी। आ जा बेटा, अब सी में आ जाओ, सी क्या है, r/2 के बराबर। अच्छा अब ये एंगल कितना है, ये इस ट्राइंगल में देखो जरा, ट्राइंगल सी ई एफ में देखना, ट्राइंगल सी एफ में देखेंगे सब बच्चे, ट्राइंगल सी ई एफ में देखो, क्या ये सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? क्या सी एफ इक्वल्स टू, ये ऐसे लिखो, सी लिख लो तुम लोग ना, सी बराबर कितना हो जाएगा, सी एफ इंटू कॉस थीटा के।
देखो बेटा, सी r/2 है और ये d cos थीटा हो गया। देखना जरा एक बार बेटा, बच्चा जी, ओ बच्चा जी, देखो एक बार, बन गया नहीं बन गया? अब देखना यहां पर, यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या r/2 cos थीटा के बराबर? बेटा d की वैल्यू कितनी होगी? r/2 cos थीटा के बराबर। तो बेटा ये वैल्यू कितनी होगी? r/2 secant थीटा। तो वैल्यू कितनी होगी d की? r/2 secant थीटा हो गया। तो बेसिकली d का वैल्यू कितना हो गया? r/2 secant थीटा के बराबर। अगर d की वैल्यू r/2 secant थीटा आ गई, अगर d की वैल्यू r/2 secant थीटा आ गई, तो मुझे बताओ fp कितना हो गया? fp r माइनस डी। क्या बेटा? r माइनस r/2 secant थीटा। बेटा ये fp होती क्या है? फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या नाम देते हैं? व्हाट इज द फोकस और पोल के बीच की दूरी का नाम? फोकल लेंथ। क्या होगी? फोकल लेंथ। तो बेसिकली ये फोकल लेंथ क्या f के बराबर आ गया? तो बेटा यहां से फोकल लेंथ f और रेडियस और कर्वेचर के बीच रिलेशन क्या आया? r/2 आया या r माइनस r/2 secant थीटा आया? कितना है भाई? r माइनस r/2 secant थीटा। सर हमने जो बचपन पढ़ा वो क्या था फिर? सर धोखा, धोखा। ये रियलिटी है। दिस इज इन रियलिटी f इक्वल्स टू r माइनस r/2 secant थीटा। हाँ दर्द हो रहा है, बिल्कुल दर्द हो रहा है। अब बेसिकली ना ये रिजल्ट पूछा जा चुका है एम्स में। दिस रिजल्ट हैव बीन प्रीवियसली आस्क्ड इन एम्स आल्सो। एम्स में यह सवाल आया था कि फोकस और आर के बीच रिलेशन क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया था f इक्वल्स टू r/2, दूसरा ऑप्शन f इक्वल टू r, सी ऑप्शन ये वाला आंसर f इक्वल्स टू r माइनस r/2 secant थीटा, डी ऑप्शन बच्चा नन। ऐसे कुछ दे दिया। तो मुझे बताओ मैक्सिमम जनता क्या मार्क करके आई होगी? मैक्सिमम जनता क्या मार्क करके आएगी? ए मार्क करके आई होगी, जबकि +4। और सोचा वाह 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 कितना आसान पेपर, +4 नंबर मिले, वाह वाह वाह। मिले कितने हैं? -5। मिले कितने हैं? -5। तो रिजल्ट क्या है? रिलेशन f इक्वल टू r माइनस r/2 secant थीटा। तुम प्रीवियस से खोल के देखना, एम्स का ये सवाल है बेटा। -5, 4 जो तूने काउंट कर रखा और एक जो तूने दे दिया, तो 5 गए तेरे। ठीक है, -1 नहीं हुए सर, 5 नंबर गए तुम्हारे उसके। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स का फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना हो गया? r माइनस r/2 secant थीटा। अब सर ये कैसे? ये बेसिकली जो रियलिटी है वो है मार्जिनल रेस के लिए। इट इज फॉर मार्जिनल रेस। ये कौन से रेस के लिए होता है? मार्जिनल रेस के लिए होता है। बेटा देखो, दिस इज फॉर मार्जिनल रेस। अब हम इसका करेंगे स्पेशल केस। नाउ वी विल स्टडी इट्स स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? जब तुम्हारा थीटा वेरी स्मॉल, जब थीटा क्या हो तुम्हारा? वेरी स्मॉल हो, मतलब कौन से? पैरेक्सियल। जब थीटा बहुत स्मॉल हो, थीटा स्मॉल होगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा? नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बेटा सेकेंड थीटा कितना हो जाएगा? नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सर f का वैल्यू कितना आ जाएगा? r माइनस r/2 इंटू 1, दैट इज f का वैल्यू आ जाएगा r/2 के बराबर। तो तुमने बचपन में जो पढ़ा था ना f इक्वल्स टू r/2, वो बिल्कुल सही पढ़ा था, बट वहां पर मैं ये नहीं पढ़ा था कि पैरेक्सियल रेस के लिए होता है। वहां ये लाइन लिखी हुई तो थी एनसीईआरटी में कि पैरेक्सियल रेस के लिए होता है, बट तब हमने उस पैरेक्सियल रेस पे फोकस ही नहीं किया। तो हमने ये उस पर फोकस ही नहीं किया। तो ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए होता है। अब हमारे सिलेबस में है ही पैरेक्सियल रेस, तो हम पैरेक्सियल रेस के लिए f इक्वल्स टू r/2 ही लेके चलते हैं। बट अगर कभी भले भटके तुमको ये सवाल दिख गया और ये आंसर हुआ, तो ये मार्क कर देना, f इक्वल्स टू r माइनस r/2 secant थीटा। ठीक है,
छोटू है फोकल लेंथ होता है। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में f इक्वल्स टू r माइनस r बाय 2 सेकंड थीटा आ रखा है तो वही वाला ऑप्शन मार्क करोगे r माइनस r बाय 2 सेकंड थीटा के बराबर। f इक्वल्स टू r बाय 2 स्पेशल केस है तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेस के लिए लगता है। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो। सर अगर क्वेश्चन में तुम्हारा नहीं लिखा हुआ है तो तुम अब से तुम पैरेलल रेस ही मान के चलोगे, अब से पैरेलल रेस ही मान के चलोगे, या अपर्चर रिस्पॉन्स। तभी तुम्हें कंडीशन दे दी जाती है फॉर स्मॉल अपर्चर, है ना, रे इंसिडेंट रे व्हिच इज वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी कंडीशन दी जाती है। ठीक है बेटा, तो ये रिलेशन भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके चलो यार आगे चले। तो ये याद रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं आगे। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। सो 10th की बुक में लिखा होता है दैट वी विल कंसीडर फॉर स्मॉल अपर्चर, बिल्कुल लिखा होता है स्मॉल अपर्चर के लिए, पर तब हम कंसीडर नहीं करते थे बचपन में, ये इनको छोटा चीजें मानते थे, कहते थे अरे छोड़ो क्या लिखा है फर्जी है तो, है ना, जबकि ऐसा नहीं है, हर चीज का अपना एक महत्व होता है, मतलब होता है। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट क्या है बेटा, रिलेशन बिटवीन वी यू एंड एफ। हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन वी यू एंड एफ फाइंड आउट करना है, मतलब कि हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, मिरर फॉर्मूला। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट योर मिरर फॉर्मूला। तो अब हम मिरर फॉर्मूला करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है एक बार देख लीजिए। हाउ वी हैव टू ड्राइव दिस मिरर फॉर्मूला, एक बार देख लो। बिल्कुल, काफी बच्चों को मिरर फॉर्मूला याद होगा, बहुत अच्छी बात है। इसकी डेरिवेशन पूछने आ जाएंगे तो रोना और राप्टा हो सकता है, आ जाओ। और कुछ तो गलत ही दे रहे हैं, कोई बात नहीं, इसका प्रूफ देखते हैं फटाफट से। लेट अस सी इट्स प्रूफ। ठीक है ना, चलो भाई आ जाओ जरा फटाफट से, भटको मत क्लास में, तुम लोग भटक रहे हो, भटको मत, यहां ध्यान दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पैरेक्सियल रेस के लिए बात करेंगे अब से हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली फॉर पैरेक्सियल रेस। फ्रॉम नाउ वी विल फोकस ऑन योर पैरेक्सियल रेस। ठीक है बेटा, अब से हमारा फोकस पैरेक्सियल रेस के लिए ही होगा। सर आप हमें आज जल्दी छोड़कर खुशी दे दें। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है, मैच मैच देखना होगा तुमको, और क्या करना होगा। देखो यार, डेरिवेशन करनी है इसकी हमें। हमने क्या बोला है भाई, ये तुम्हारी रे कौन सी है, नॉर्मल रे है, इट इज योर नॉर्मल रे। ये कौन सी रे है भाई, नॉर्मल। ठीक है बेटा, मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा क्या होता है। कंफ्यूजन का हम स्कोप ही नहीं छोड़ेंगे बेटा, वी विल नॉट लीव एनी स्कोप फॉर द कंफ्यूजन। बेटा ये नॉर्मल है, मान लो तुम्हारी कोई इंसिडेंट रे है, यू हैव एन इंसिडेंट रे विच इज पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। कोई इंसिडेंट रे तुम्हारी यहां पर आई, दिख गई तुम्हें इंसिडेंट रे, येलो लाइन से बनाई गई है इंसिडेंट रे तुम्हारी, यस हो ना बच्चा। सर कहां से दिख गई, हट गई वो तो, हाँ ला रहा हूं बेटा। तो दिस इज योर इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे के बाद ये टकराने के बाद कुछ ऐसे जाएगी क्या, लॉज और रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए जाएगी, नहीं जाएगी ऐसे। ठीक है ना बेटा, तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए रिफ्लेक्टेड रे ऐसी गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, अलग अलग होंगे। ये एंगल थीटा है बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा अब क्या बोला गया है, हमने बोला इस पॉइंट को हमने कुछ नाम दे दिया, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ओ के बराबर। अच्छा क्या ये इमेज होगी बेटा, अगर मैं रे फेंकूं सीधे सीधे यहां से तो टकरा के वापस आएगी, एक सीधे रे फेंकूं इधर से तो ये टकरा के वापस आएगी, तो बेटा यहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इसको हम नाम देते हैं आई के बराबर। दिस इज माई आई, ये क्या हो गया, मेरा आई हो गया। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ P, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ M,
और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और इसको मैंने नाम दे दिया एन। इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा? एन नाम दे दिया बेटा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, उसको मैंने नाम दे दिया एन। अब देख, इस एंगल को हमने नाम दिया आपका अल्फा, इस एंगल को नाम दिया बीटा, इस एंगल को नाम दिया हमने बेटा गामा। अल्फा बीटा गामा हमने इन सबको नाम दे रखे हैं। एक बार फिगर देख ले बेटा, रे डायग्राम देख ले बच्चे, ये अल्फा है, ये बीटा, ये गामा है हमारा। पंकज अपनी आवाज म्यूट कर ले बेटा। ओके, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, तुमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्या? क्या तुम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ रखी है? ये तुम्हारा अल्फा है, ये तुम्हारा थीटा है, ये तुम्हारा बीटा है। तो क्या बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा होगा? क्या बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा होगा? बोलो बच्चों। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ट्राइंगल लिख रहा हूं बेटा मैं ओ एम सी में, तो तुम्हारा अल्फा प्लस थीटा बराबर बीटा के दिखेगा। इक्वेशन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा। ये ट्राइंगल देखो ओ सी एम, ध्यान से देखो ओ सी एम को, सी क्लियरली, ओ सी एम, ये एंगल थीटा इतना सा खाली, OCM, उसमें बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा। अगला कौन सा ट्राइंगल पकड़ा जाए? अगला ट्राइंगल पकड़ने CMI, CMI, ट्राइंगल CMI पकड़ो। तो CMI में क्या बीटा प्लस थीटा बराबर गामा हो जाएगा? CMI बीटा थीटा गामा। सेकंड इक्वेशन आ गई। तो वी हैव टू इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ अस, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। बच्चों डेरिवेशन पार्ट है ये आपका, दिस आर डेरिवेशन पार्ट। तो अल्फा प्लस थीटा बीटा, बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू गामा। अगर तुम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो, या 1 से 2 को माइनस कर दो, किसी को भी किससे माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 से 2 को माइनस कर देगा तो रिजल्ट क्या आएगा यहां से 1 से 2 में? क्या अल्फा माइनस, यहां से देखना कितना रिजल्ट आएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा आ रहा है। दिख रहा है क्या? अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा, सॉरी बीटा माइनस गामा, माइनस माइनस बीटा माइनस गामा, बिल्कुल। तो ऐसे में हमें अल्फा प्लस गामा बराबर बन गया 2 बीटा के। अल्फा प्लस गामा कितना हो गया? 2 बीटा के बराबर हो गया। अब अल्फा गामा बीटा, ये स्मॉल एंगल है बड़े एंगल है? पैरेक्सियल रेस, छोटे बड़े स्मॉल। अगर स्मॉल एंगल होगा तो tan थीटा थीटा के बराबर होता है क्या? क्या स्मॉल एंगल में tan थीटा थीटा के बराबर होगा नहीं होगा? तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन से? बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, कि हम लिख सकते हैं कि अल्फा tan अल्फा के बराबर, गामा tan गामा के बराबर, बीटा tan बीटा के बराबर। तो क्या लिखूंगा? tan अल्फा प्लस tan गामा इक्वल टू 2 tan बीटा। बोलो बच्चों, इक्वल टू 2 tan बीटा तुम्हारे पास बन जाएगा, ठीक है ना बच्चा? ओके सर। अब यार ट्राइंगल ट्राइंगल गेम खेल, ट्राइंगल ट्राइंगल, जरा देख यहां से tan अल्फा कितना आ रहा है, tan अल्फा की वैल्यू, ट्राइंगल देखे वाला OMN, ट्राइंगल OMN देख, ट्राइंगल OMN देख, तो तुम्हारा tan अल्फा कितना आएगा? क्या MN डिवाइड में ON? सिमिलरली tan गामा कितना आ रहा है? tan गामा MN बाय IN इक्वल टू 2, tan बीटा कितना आएगा? tan बीटा MN बाय CN। तो बेटा ये कट गए, बोलो, MN तो कट गया। अच्छा, अब एक चीज सोचो बेटा, ये अपर्चर इसका स्मॉल है, ये अपर्चर क्या स्मॉल है, तो N और P कोइंसाइड कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? क्या N और P कोइंसाइड कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे? N और P क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे होंगे, वेरी क्लोज। तो ऐसे लिखते हैं N एंड P आर वेरी क्लोज। बिल्कुल कविश सही कह रहा है सर, वेरी क्लोज लिखना ज्यादा अच्छा है, तो वेरी क्लोज हम लिख देंगे। तो बेसिकली हम इससे फॉर्म क्या लिख सकते हैं? 1 बाय OP, यहां से क्या बन गई 1 बाय OP प्लस 1 बाय IP विल बी इक्वल टू क्या 2 बाय CN होगा नहीं होगा? CP हो जाएगा।
क्या 1 बाय ओपी प्लस 1 बाय पी इक्वल्स टू 2 बाय सीपी हो जाएगा क्या बेटा? बोलो बेटा। तुम ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? क्या इमेज डिस्टेंस? यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? यू। क्या होगी? यू। अब जब भी आप डेरिवेशन कर रहे होते हैं, जब भी आप डेरिवेशन कर रहे होते हैं, तो आप साइन कन्वेंशन नहीं यूज करते। तो सीधा वैल्यू पुट कर दो, 1 बाय यू प्लस 1 बाय बी इक्वल्स टू 2 बाय एफ, सॉरी 2 बाय आर। रिलेशन आ जाएगा यहां से 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स टू योर 2 बाय आर, मतलब कितना? 1 बाय एफ के बराबर। कितना बच्चों? 1 बाय एफ के बराबर। और ये फॉर्मूला तुम्हारा क्या होगा? ये फॉर्मूला तुम्हारा क्या होगा? मिरर फॉर्मूला। नाउ दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। ये क्या तुम्हारा? मिरर फॉर्मूला है। और इसके लिए अब नोट पॉइंट है, पुट यू वी एफ, पुट यू वी एफ विद साइन, पुट यू वी एफ विद साइन। और यहां पर हमने रिजल्ट निकाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। और जो रे डायग्राम्स है ना आपने जहां बनाए थे कॉन्वेक्स के कॉनकेव के, वो बुक खोलो प्रैक्टिस कर लो। बुक खोलो प्रैक्टिस कर लो। रे डायग्राम जो बनाए थे, जो हमने रे डायग्राम बनाए थे, वो आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है? हाँ जी। जो आपको रे डायग्राम हमने आप बनवाए के, मतलब मैं दिखा देता हूँ कैसे रे डायग्राम। ये वाले रे डायग्राम्स, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम कितने होंगे? याद है ना, बचपन में पढ़े थे तुम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के। ये सब आप बना लीजिएगा लास्ट क्लास से, नेक्स्ट क्लास में, मतलब आप ये ट्राई कर लीजिएगा। आपके पास बुक है, आप ट्राई करें उससे। ठीक है ना? उससे आप ट्राई करेंगे बिल्कुल। 6 और 2 होते थे बिल्कुल, वो आप ट्राई करेंगे। बाकी मैं तुमको उससे अलावा जो होंगे वो सिखा दूंगा। ठीक है बेटा? सीबीएसई में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट इस साल से, इसी साल हटा है। ठीक है ना? पर ये इसमें मेंस में तो पूछ सकते हैं, एग्जाम में तो आ सकता है। सर हाँ जी बेटा। सर प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म करने के लिए